हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी यानी मेंटेनेंस प्रैक्टिस मॉड्यूल 7 जो हमारा है उसके चैप्टर 2 यानी सब मॉड्यूल 2 वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के बारे में हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, हमें क्या चीज पढ़ना होता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप किसी भी एयरक्राफ्ट पर या उसके वर्कशॉप में काम करते हैं तो सेफ्टी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें आती है कि आप टूल्स का केयर कैसे करते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके टूल्स जो है वो सही कंडीशन में है या नहीं है। मान लीजिए आप कोई टूल लेकर के जाते हैं एयरक्राफ्ट में या वर्कशॉप में काम करने के लिए और वो टूल गुड यानी अच्छे कंडीशन में नहीं है, अच्छे वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो गलत रीडिंग दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप सही चीजों को भी गलत कर सकते हैं। इसी कारण से जब कभी भी आप टूल्स को लेते हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि वो अच्छे से क्लीन है, ल्यूब्रिकेटेड है, कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही आप टूल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि आप टूल का कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी कि आप कोई टूल लेकर के आए, किसी एयरक्राफ्ट में काम किया और वहीं पर छोड़कर चले गए। ठीक है, अब जब एयरक्राफ्ट स्टार्ट हो गया, जाने लगा, पता चला कि वो एफओडी की तरह इंजन में घुस गया और इंजन को डैमेज कर गया। ठीक है, तो इसी कारण से एक वेल और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा टूल क्रिब या फिर टूल रूम रखा जाता है, जिसका काम ये होता है कि जब आप वहां पर काम करने के लिए आते हैं तो टूल आपको इशू किया जाता है आपके नाम पर, और जब आप वहां से अपना शिफ्ट खत्म करके वापस घर को जाते हैं तो आपको सारे टूल जो आप खुद लेकर गए होते हैं उसको वहां पर सबमिट करना होता है और बकायदा सिग्नेचर की जाती है, रिकॉर्ड रखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा टूल है जो एयरक्राफ्ट में गया था काम होने के लिए और वापस नहीं आया है। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जब तक सारे के सारे टूल किसी एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पे जो काम करने के लिए गए थे वो वापस आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो उस एयरक्राफ्ट को रिलीज नहीं किया जा सकता। इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब जब आप किसी भी एयरक्राफ्ट के किसी कंपोनेंट पर काम करते हैं, ठीक है, तो बहुत ढेर सारे मटेरियल्स और टूल्स का आप यूज करते हैं। तो खास बात, जब आप किसी मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सप्लोजिव है। अगर वो एक्सप्लोजिव है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई खुली जगह में उसका इस्तेमाल करें। अगर आप किसी कंप्रेस्ड एयर के आसपास काम कर रहे हैं जहां पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर्स रखे हुए हैं आसपास कहीं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसके लिए एक जगह हो, खुली जगह हो, कि अगर वो ब्लास्ट कर जाए, एक्सप्लोज कर जाए तो ऐसे कंडीशन में अदर इक्विपमेंट्स और किसी भी ह्यूमन को ज्यादा प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी सीलेंट वगैरह का यूज करते हैं जहां पर दो चीजें मिक्स करनी है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वो उसी के लिए यूज किए जाए जहां पर वो हैं, यानी आपको प्रॉपर तरीके से ही उसका यूज करना है। जिसके लिए मैन्युफैक्चरर ने बोला है उसी दो चीजों का आपको यूज करना है। ये नहीं कि कोई भी लिक्विड उठाओ और किसी में मिला के आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाए। ऐसे कंडीशंस में बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है, बहुत ज्यादा हजार्डियस कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर कैलिब्रेशन क्या चीज होती है, क्योंकि टूल्स का कैलिब्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि टूल्स को एक स्टैंडर्ड से नापना, यानी मेजर करना कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है या नहीं है, यानी वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, आप खुद सोचिए, अगर आपका टूल ही गलत काम कर रहा है तो आप किसी इक्विपमेंट को कैसे ठीक करेंगे, वो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। इसी कारण से टाइम टू टाइम, जनरली ये एनुअली यानी हर एक साल में हर एक टूल को, बट ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा के बाद कैलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक साल से पहले भी कैलिब्रेट कर लिए जाते हैं। पर जो जनरल कंडीशन है वो होता है कि एक साल के बाद ही किसी टूल को कैलिब्रेट किया जाता है, यानी उसे किसी के साथ मिलाया जाता है कि वो अच्छे से एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, एक रजिस्टर फाइल होती है, और आजकल तो कंप्यूटराइज जमाना है तो कंप्यूटर में इन सारे डिटेल्स को रखा जाता है कि किस टूल को, यानी टूल नंबर के साथ ये चीज होता है कि उसे लास्ट टाइम कब कैलिब्रेट किया गया है और नेक्स्ट उसे कब कैलिब्रेट किया जाना है। ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से होती हैं। इसके अलावा अगर किसी टेक्नीशियन को फॉल्ट लगता है कि उसे खुद लग रहा है कि ये इक्विपमेंट ही गलत है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसे कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, या आप अपने अथॉरिटी को बता सकते हैं कि ये टूल गलत है, तो वो फिर कैलिब्रेशन का प्रोसीजर अपनाते हैं। अब जब आप इस सब मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे, तो टॉपिक दिया हुआ है डायमेंशन, टॉलरेंसेस और अलाउंसेस क्या चीज होती हैं, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक लेकर के देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में देता हूं। डायमेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है या हाइट कितना है, ये उसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, टॉलरेंस क्या चीज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज है जो
थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा होता है तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर इतना बड़ा छोटा हो तो चल जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। यानी मैन्युफैक्चरर आपको बताता है कि अगर आपका कोई डायमेंशन है जो यानी 0.5 से बड़ा या 0.5 से छोटा हो सकता है और अगर वो इस लिमिट में है तो आप कह सकते हैं टॉलरेबल है, यानी ये चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। अलाउंसेस क्या होता है, जब दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं जैसे गियर हो गए या कोई ऐसी चीज जो दो आसपास में मूव कर रहे हो या आसपास सटे हुए हो, लगे हुए हो, तो ऐसे कंडीशंस में उनके बीच मिनिमम क्लियरेंस कितनी हो सकती है, यानी उसके बीच में कितना कम से कम जगह आप रखेंगे, इसको बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के अच्छे से वीडियोस में देख सकते हैं। फिर बात आती है कि जब आप किसी एयरक्राफ्ट के हैंगर में यानी वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं तो आपको किस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। तो आप खुद भी जानते हैं कि अगर आप एएमई हैं तो आपको खुद पता होगा 75% हमारा पासिंग मार्क होता है, फिर भी इसके बावजूद भी हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ढेर सारे पेपर ये सब क्लियर करने होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में, इक्विपमेंट्स में किसी भी तरह की गलती अलाउ नहीं होती है और इसी कारण से आपका स्टैंडर्ड काफी हाई होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं आप नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि कैसे काम करना है और किस पार्ट पर हम जिस पर काम कर रहे हैं वो क्या चीज है, यानी उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, इन बातों का ध्यान रखना होता है। बस सब मॉड्यूल 2 में इतना ही दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सबको शेयर करिए ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें, बेनिफिट ले सकें और सभी को हेल्प मिल सके। थैंक यू।